हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज की क्लास में हम देखेंगे ईयर एंडिंग इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट इन ऑल बिजनेस, यानी कि सभी प्रकार के बिजनेस में जो ईयर में होने वाले इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट का पता कर सकते हैं, अपने बिजनेस की स्थिति कंडीशन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट हम देखेंगे। किस सिंपल भाषा में कहें तो हम बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर को होने वाली क्लोजिंग को हम पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग क्यों की जाती है। क्लोजिंग का फर्स्ट पर्पज ये है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में, ये पता करने के लिए क्लोजिंग की जाती है। ठीक है, तो क्लोजिंग, अब रही बात क्लोजिंग, तो जैसे अपना एक स्टूडेंट है, यानी कि हम है, वो किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी क्लास में हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि मैं 10th क्लास में स्टडी करता हूँ, तो 10th क्लास में मैंने एक साल प्रॉपर स्टडी करने के बाद में क्या होती है, मेरी एग्जाम होती है। ठीक है, तो एग्जाम लगाई जाती है, मेरी एग्जाम लगवाई जाती है। तो वो क्यों लगवाई जाती है? मुझे फेल करने के लिए लगाई जाती है, फिर मुझे पास करने के लिए लगाई जाती है? नहीं, वो एग्जाम इसलिए लगाई जाती है कि मैंने एक साल में उस क्लास के लिए क्या सीखा, यानी कि उस लेवल के लिए मैंने क्या सीखा, उस लेवल को पार करने के लिए मैंने क्या क्या एजुकेशन अर्न की है, वो चीज़ें की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास जो एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम को देने के बाद में मेरे पास दो रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। प्लस का आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। पॉजिटिव में क्या आएगा कि मैं पास हो जाऊंगा, क्या आ जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, वो भी अच्छे अंकों से। नेगेटिव में क्या हो सकता है, मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, दो ही तो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो मैं पास हो जाऊंगा या फिर मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, पास हो जाऊंगा अच्छे अंकों, जितने अच्छे अंकों से मैं पास होऊंगा वही अपना अच्छा रिजल्ट माना जाए, जितने अंकों से मैं फेल होऊंगा वो बुरा रिजल्ट माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बिजनेस होता है अपना। एक बिजनेस के एक पर्टिकुलर साल में हम क्या करते हैं, कितना अपना इनकम होता है, कितनी अपनी आय होती है, कितने अपने एक्सपेंसेस होते हैं, वो सभी होते हैं। ठीक है, अब उनसे हमारा एक बिजनेस पूरी साल रन होता है, पूरी साल चलता है। तो पूरी साल चलने पे अपना जो कंडीशन है बिजनेस का, वो कौन सा रहा, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। वहां पे एग्जाम की जाती है, यहाँ पर क्लोजिंग की जाती है। क्लोजिंग से हमें क्या पता चलता है, हमें दो स्थितियों को पता चल सकता है, एक तो प्लस का और एक माइनस का, वही जैसा कि रिजल्ट। ठीक है, यानी क्लोजिंग करने के बाद में हमारे पास दो तथ्य निकल के आ सकते हैं, दो रिजल्ट निकल के आ सकते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस में क्या होगा, अगर आपका प्रॉफिट अच्छा, बिजनेस अच्छा चल रहा, प्रॉफिट में चल रहा है, तो आपको प्लस यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट कह सकते हो आप। अगर आपका रिजल्ट है वो माइनस में चल रहा है, तो यार उसको लॉस बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो कंडीशन अच्छी रहेगी, लॉस हो रहा है तो कंडीशन बुरी होगी। ठीक है, ये तो रही आपकी क्लोजिंग क्यों जब की जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, 10th क्लास में आप बार बार फेल हो रहे हो, ठीक है, इस साल भी फेल हो, अगले साल भी फेल होगी, उससे अगले साल भी फेल होगी, उससे अगले बार निष्कर्ष निकलता है कि आप जो है वो उसकी कंडीशन, इसके आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो। यानी कि आपने 10th क्लास को 4-5 बार पढ़ी और उसी टाइम में आपने फेल किए, तो आपका कंडीशन ये कहता है कि आप उनको आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो क्या होता है कि आपको स्कूल छोड़ देनी होती है। इसी प्रकार आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस बार बार लॉस का सामना कर रहा है, तो क्या होगा, आपका बिजनेस बार बार लॉस का सामना कर रहा है तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे रहा है तो आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अगर बार बार लॉस का सामना करवा रहा है तो आपको एक कंडीशन में बिजनेस को बंद करना होगा। ठीक है, इस सिचुएशन, इस गतिविधियों को देखते हुए हमें क्लोजिंग की जाती है, हमें क्लोजिंग करनी आवश्यक होती है, कि क्लोजिंग से हमें पता चलता है कि अपना लेवल है, अपना बिजनेस किस कंडीशन पे है। ठीक है, तो इसलिए हर साल इंपॉर्टेंस क्लोजिंग की जाती है। तो कैसे होती है वो देखेंगे, उनसे ही अपने फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो क्रिएट करना भी साथ में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स देखेंगे, उनके सभी टाइप्स देखेंगे कि ऑल टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें पहला आता है आपका प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा आता है प्रोविजन फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, थर्ड आता है प्रोविजन फॉर एक्यूड इनकम, चौथा आता है प्रोविजन फॉर अनअर्न्ड इनकम, पांचवा आता है प्रोविजन फॉर एसेट्स वैल्यू, छठा आता है प्रोविजन फॉर ड्राइंग्स, सातवां आता है प्रोविजन फॉर स्टॉक वैल्यू, आठवां आता है प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपके बिजनेस में सभी प्रोविजन जरूरी नहीं है कि की जाएंगे, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस से प्रोविजंस किए जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपका सर्विस है तो सर्विस से संबंधित जो जो प्रोविजन आपको अवेलेबल होंगे वो सब जरूर किए जाएंगे। जैसे कि अपना पहला है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसमें कौन से एक्सपेंसेस शामिल होंगे, इसमें इसमें प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, इसमें हम क्या शामिल करेंगे, इसमें वो सभी खर्चे हम शामिल करेंगे जो क्या होंगे, चुकाने योग्य होंगे, जिसको हमें अभी क्या रखना, बकाया रखना। जैसे
एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जैसे कि आप क्या करते हो, अप्रैल की सैलरी कब पेमेंट करते हो, मई में करते हो, ठीक है, ठीक है, मई में करते हो, मई की सैलरी जून में, यानी कि आप जिस मंथ की है सैलरी उस मंथ में ना करके उसके अगले मंथ में पेमेंट करते हो। कहने की बात यही है कि कहने के लिए यही है कि आप मई का पेमेंट जून में करोगे, जून का अप्रैल में करोगे, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो मार्च है, तो मार्च का पेमेंट है सैलरी का, वो किस में करोगे, अप्रैल में करोगे। लेकिन अप्रैल तो अपना न्यू ईयर हो गया, अप्रैल तो अपना न्यू ईयर हो गया और मार्च अलग ईयर हो गया, यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है, सॉरी, अप्रैल तो आगे वाला मंथ ईयर हो गया और मई मार्च वो पीछे वाला ईयर हो गया। इस कंडीशन में हमें ये करना होता है कि खर्चा वो अप्रैल का है। अगर हम अप्रैल में कोई प्रोविजन ना करके हम डायरेक्ट उसको, सॉरी, अगर हम मार्च में कोई प्रोविजन ना करके उसको डायरेक्ट अप्रैल में पेमेंट कर देते हैं तो क्या होगा, वो खर्चा अप्रैल में शो होगा और अप्रैल में ही उसको कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखता हूँ कि नॉर्मल आप कोई भी एक्सपेंसेस पेमेंट करते हो तो क्या करोगे, एक्स वाई जेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक की तो करोगे। तो मान लो कि मैं क्या करता हूँ, आज अप्रैल की सैलरी है वो मई में पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं मान लो कि यहाँ पे मैं अप्रैल की सैलरी है वो किस में करता हूँ, जैसे कि मान लो कि अभी अप्रैल की सैलरी में मई में पेमेंट करूंगा, तो यहाँ पर मैंने मई की डेट लगा दी, ठीक है। अब मैं सैलरी पेमेंट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सैलरी का लेजर बना लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मैंने 7,000 रुपये यहाँ पर सैलरी के पेमेंट किए, ठीक है, यहाँ पर मैंने कैश ले लिया, ठीक है। अब ये खर्चा तो अप्रैल का था और मैंने 1 मई को पेमेंट किया, क्योंकि पूरी अप्रैल का खर्चा था, 1 मई को पेमेंट किया। अब हम अपना जो बैलेंस है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट में आता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट में अपने खर्चे शो नहीं होते, बैलेंस शीट में कोई। अब हम देखें अपनी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, तो रिपोर्ट्स में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, तो आप जैसे अल्ट्रा F1 से इसको डिटेल वाइज करोगे, तो यहाँ पर मैं जब भी जैसे ही मैं 1 अप्रैल में जाता हूँ, ठीक है, 1 अप्रैल में जाता हूँ, तो 1 अप्रैल में कोई भी सैलरी पेमेंट नहीं, अप्रैल की सैलरी हम मई में पेमेंट करें तो मई में हमें शो हो जाएगी। तो मई में जैसे हम चलेंगे, ठीक है, तो मई में मैं जैसे गया तो यहाँ पर देखो सैलरी क्या आपको शो हो रही है, 7,000 रुपये की शो हो रही है, ठीक है। 7,000 रुपये की आपको सैलरी शो हो रही है, ठीक है। 7,000 रुपये आपने सैलरी के पेमेंट कर दिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 7,000 रुपये आपने सैलरी के क्या कर दिए, पेमेंट कर दिए, ठीक है। ये खर्चा किसमें शामिल किया गया, मई में शामिल किया गया। इसी प्रकार से अपना अप्रैल का खर्चा, अगर हम मार्च का खर्चा अगर अप्रैल में पेमेंट करेंगे तो अप्रैल में ही शामिल होगा, वो मई में शामिल नहीं होगा। तो इसके लिए हम जब नॉर्मल एंट्री करते हैं तब तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब हमें खर्चे को बकाया रखना है, मार्च का खर्चा मार्च में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोविजन करेंगे, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मैं अब इसका प्रोविजन करना, मान लो कि मैंने अभी क्या कर रहा हूँ, हमने फरवरी चुकाई है, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पर डेट चेंज करके 31 मार्च ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने 31 मार्च ले लिया, आज मान लो कि 31 मार्च है, और मान लो कि मैंने क्या किया कि मार्च की सैलरी मैं मार्च में दिखाना चाहता हूँ, मार्च की सैलरी में मार्च में दिखाना चाहूंगा, तो मैं F7 जनरल वाउचर में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं सैलरी को डेबिट करूंगा, कि सैलरी दिखाते हैं हम कि कभी भी सैलरी शो करते हैं तो सैलरी को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैंने 7,000 से यहाँ पे सैलरी को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब क्रेडिट क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा हमें सैलरी पेबल, तो मैंने यहाँ पर सैलरी पेबल क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ से मैंने सैलरी पेबल की लेजर बनाई, अंडर रखूंगा मैं प्रोविजन, क्या रखूंगा, प्रोविजन रखूंगा, कि प्रोविजन में क्या होगा, अपना करंट लायबिलिटीज है, यानी कि ये चुकाने योग्य हमें अभी फिलहाल में उसको हमें क्या करना है, चुकाना है। तो मैंने यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में लेके इसको एड कर दिया। अब देखो आपकी बुक्स में क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज में आ जाओ, तो करंट लायबिलिटीज में आपको 7,000 का प्रोविजन दिखा है, यानी कि 7,000 का आपका प्रोविजन है चुकाने योग्य, अभी हाल फिलहाल में चुकाना है। तो अगर मार्च का है तो मार्च को अप्रैल में जाते ही हमें क्या करना होगा, जैसे हम अप्रैल में प्रवेश करेंगे तो ये खर्चा हमें भुगतान करना होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको ये सैलरी, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको मार्च में शो हो जाएगी 7,000 रुपये की, ठीक है। इसी प्रकार आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में भी आपको यही शो होगा, ठीक है। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि मार्च की सैलरी हमने मार्च में दिखा दी है, वो भी बिना पेमेंट किए हुए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आएंगे, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ठीक। इस प्रकार से हम सैलरी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, मोबाइल फोन बिल के लिए, कन्वेंस एक्सपेंसेस के लिए, जैसे भी आपके आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, खर्चों का इस प्रकार से ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस उसे उन्हें कहते हैं जिनका भुगतान तो पहले किया जाता है और सेवाएं बाद में प्राप्त कर की जाती है, उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिनका पेमेंट ड्यू हो जाता है लेकिन सेवाएं बाद में प्राप्त करती है। जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पेमेंट हम पहले कर देते हैं, सेवाएं पर्टिकुलर निश्चित घटना या फिर निश्चित समय के बाद में ही मिलती है। या फिर एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने पेमेंट तो कर दिया भाई साहब, तो पेमेंट करते ही हमारा जो टोटल सर्विस थोड़ा हमें मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, वो हमें किसी पर्टिकुलर समय तक मिलती रहती है। तो ये क्या अपना प्रीपेड एक्सपेंसेज है। प्रीपेड एक्सपेंसेज का बैलेंस हमेशा करंट असेट्स रखा जाता है। क्या रखा जाता है? सीए, करंट असेट्स में रखा जाता है। जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेज लेते हैं तो क्या करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक करते हैं। तो चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। मान लो कि मैंने यहाँ पर मैंने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेज लिया है एक साथ, यानी कि 1 अगस्त को मैंने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेज लिया है, जैसे कि मैंने इंश्योरेंस लिया है। मैंने एक साथ को कोई प्रीपेड इंश्योरेंस ली थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लूंगा और मान लो कि वो प्रीपेड इंश्योरेंस है 12,000 रुपए की। ठीक है, मैंने यहाँ पर 12,000 रुपए की प्रीपेड इंश्योरेंस ले ली है कैश में, तो मैं यहाँ पर पेमेंट में करूंगा इस एंट्री को, कैश में लेता हुआ। प्रीपेड एक्सपेंसेस अपना क्या होगा, यहाँ पर मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस की लेजर बना ली करंट असेट्स में, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा खर्चा है जिसका पेमेंट हमें करना पड़ता है और सेवाएं तुरंत नहीं मिलती, तुरंत नहीं मिलने के कारण इसको हम असेट्स में लेते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेवाएं हमें लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया है और कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पेमेंट इसका ड्यू कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आपको ये शो हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 12,000। ठीक है, क्लियर है। अब आप जब भी इसका क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, प्रोविजन करोगे, ठीक है, तो प्रोविजन में आपको ये दिखाना होगा कि हमने जब इसको जुलाई में लिया था तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक, एंड तक कितना यूज हो गया है, वो हमें इस बुक्स में दिखाना पड़ेगा इसी साल में, कि इस साल में इतनी तारीख को हमने इसको लिया था और इतनी तारीख तक इतना यूज हो चुका है। ठीक है, तो हमने 12,000 रुपए का इसका लगभग लिया था। ठीक है, और जुलाई से लिया था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हमें मार्च तक, मार्च में आके स्टॉप कर देना है, क्योंकि हम 31 मार्च तक का तो ले रहे हैं, तो मार्च तो कितने मंथ हो गए, जुलाई से लेके मार्च 9 मंथ होते हैं। ठीक है, तो 9 मंथ तक का कितना यूज हो गया, तो साल में टोटल 12 मंथ होते हैं, उसमें 9th मंथ का कितना यूज हो गया वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो लगभग 9,000 रुपए तक का इसका यूज हो गया। ठीक है, तो 9,000 रुपए का इनका यूज होगा, तो ये हमें बुक्स में दिखाना होता है। हम ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए इसको ले रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन पर्पज के लिए ओनली इसको लिया जा रहा है। तो मान लो कि 12,000 की है और 9,000 रुपए का इनका कंजप्शन हो गया, यानी कि जुलाई से लेके 31 मार्च तक का 9,000 का इनका कंजप्शन हो गया, तो 9,000 रुपए से इस बुक्स को क्लोज करना होगा। तो बुक्स को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रांजेक्शन प्रस्तुत करना होगा 31 को, 31/3 को, यानी कि आज 31 है तो 31 तारीख को इसका ट्रांजैक्शन प्रस्तुत करना होगा। तो हमें एक लेजर क्रिएट करनी होगी अल्टर से इंश्योरेंस के नाम से, इसको हमें दिखाना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर क्रिएट करनी होगी, उसको दिखाना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और जितनी एक्सपेंसेस हो चुकी है, जितनी एक्सपेंसेस हो चुका उसका, वो हमें यहाँ पर अमाउंट लगा देंगे। और क्रेडिट में हमें सिलेक्ट करना है उसका प्रीपेड इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को हमें डेबिट में लेना, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमारा करंट एसेट्स है उसको क्रेडिट में लेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस को 9,000 से राइट ऑफ करता हूँ, तो शेष कितना बचेगा वो यहाँ पर दिखा देगा। तो हम बुक्स में चेक करते हैं, बुक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस एंट्री का। मैं बैक आ गया हूँ और यहाँ पर मैं बैलेंस शीट में जाके देखता हूँ, तो बैलेंस शीट में मुझे प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का दिखा रहा है, 3,000 रुपए का दिखा रहा है। और मैं यही चीजें अगर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में देखता हूं, तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस का एक्सपेंसेज हमें इंश्योरेंस एक्सपेंसेज में दिखाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंसेज में 9,000 रुपए दिखा रहा है, 9,000 हमें एक्सपेंसेज दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रीपेड इंश्योरेंस का भी मैनेज करते हैं, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेज हो तो इस प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना
प्रोविजन फॉर एक्यूड इनकम, यानी कि हमें क्या करना, प्रोविजन करना एक्यूड इनकम। एक्यूड इनकम कौन सी होती है? ऐसी इनकम जो हमारी उत्पन्न तो हो चुकी है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुई, ऐसी सभी इनकम एक्यूड इनकम कहलाती है। तो एक्यूड इनकम की फर्स्ट एंट्री होती है वो एक्यूड इनकम की होती है। तो 31 मार्च की एंट्री करेंगे, तो 31 मार्च को एंट्री होगी तो क्या होगी, तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, आज की डेट क्या 31 मार्च है, ठीक है। तो 31 मार्च की जो इनकम है वो हमें मान लो कि इसी 31 मार्च को कोई इंटरेस्ट हुआ, कुछ भी चीज हुई, तो है तो 31 मार्च की, वो मिले मुझे अप्रैल में, लेकिन अभी है तो 31 मार्च की, तो मुझे वो मार्च में शो करनी होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं तब अच्छे से समझ आएंगे। एग्जांपल के लिए लिया मैंने कि मान लो आपने आपकी बिल्डिंग क्या कर रखी है, रेंट में दे रखी है, तो रेंट मिलता है आपको हर महीने, तो आपको मार्च महीने का रेंट कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा। जैसे कि आप आपका मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, अगस्त का, इस प्रकार से आपका रखेगा कि आप कहीं पे 30 दिन या 31 दिन रहते तो उसका किराया कब चुकाते हो, एक अगले महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को, वो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करते हो। तो आपने आपने कोई बिल्डिंग में रह रहे हो तो आपने क्या करोगे, आप क्या करोगे, अगले महीने मंथ आप इंटरेस्ट चुकाओगे। तो इसी प्रकार से वो क्या होगा कि मान लो कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं किसी किराए पर रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 31 दिन यानी कि 30 दिन या फिर 31 दिन पूरे दिन मैंने यहाँ पर स्टे किया, ठीक है, ठहराव रखा। तो 31 दिन या फिर पूरे महीने मैंने रुका, मैं रुका, तो वहां पे 31 तारीख को वो अपनी बुक्स में दिखाएगा कि भाई साहब 31 तारीख को वो अपनी बुक्स में ये दिखाएगा कि ये इनकम हमारी क्या होगी, जनरेट हो चुकी है। यानी कि लास्ट मंथ की लास्ट डेट को उसकी इनकम जनरेट हो चुकी है, चाहे मिले अगले मंथ की किसी भी डेट को, लेकिन अभी उत्पन्न हो चुकी है ना। तो ऐसी यही करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर यही करना चाहता हूँ, इनकम उत्पन्न तो हो चुकी है ना, तो वो मार्च की इनकम है तो मार्च में हमें दिखाना होगा कि मार्च की इनकम उत्पन्न तो हो चुकी है, तो वो मार्च की इनकम होने के कारण मुझे मार्च में उसको शो करना होगा, ठीक है। तो मार्च में शो करने के लिए मैं यहाँ पर ये एंट्री पास करूंगा कि ये एंट्री क्या करे, अक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, या फिर अक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, या फिर अक्यूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। तो रेंट का उदाहरण लेके हम चलते हैं। तो मान लो कि मैं अपनी बुक्स में दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी बुक्स में दिखाना चाहता हूँ 31 मार्च को रेंट का एक्सपेंसेस, ठीक है, रेंट की इनकम दिखाना चाहता हूँ, तो मैं जनरल ऑप्शन में जाके यहाँ पर रेंट की लेजर बना लूंगा। तो यहाँ पर एक तो एक्यूट रेंट, एक्यूट रेंट आपके लिए क्या होगा, करंट असेट्स, क्योंकि वो आपकी इनकम है, आपको प्राप्त होने वाली है, तो करंट असेट्स में लेके उसको चलेंगे, ठीक है। तो करंट असेट्स में मैंने इसको ले लिया, मान लो कि 12,000 रुपये आपको प्राप्त होने हैं, ठीक है, किस रूप में प्राप्त होने, रेंट के रूप में। तो यहाँ पर अल्टर सी से, क्योंकि आपको पता है कि रेंट को हमेशा सीआर करके दिखाया जाता है। इनकम आपकी क्या है कि इनकम होगी, इनकम को हमें हमेशा सीआर करके दिखा दिया, तो ये क्या होगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम ले लो, मान लो कि इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट कोई भी इनकम हो जाएगी आपकी, तो मैंने इनडायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रेंट का इनकम हुआ है 12,000 रुपए का, तो एक्यूड रेंट अकाउंट डेबिट, एक्यूड रेंट तो इसलिए रखा है कि मुझे प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा, अभी प्राप्त नहीं, अभी तो क्या उत्पन्न हुआ था, लेकिन प्राप्त होगा इसलिए तो इसको करंट एसेट्स में लेके रखा हूँ। और रेंट अपना एक्चुअल इनकम है, तो मार्च मंथ का इनकम है, तो मार्च में हमें दिखाना होगा, तो इसको मैंने रेंट के नाम से शो कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एंट्री की है, तो अपने बुक्स में क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने बैलेंस शीट ओपन की है, तो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में दिखा रहा है अक्यूड रेंट, यानी कि आपका रेंट है वो 12,000 का अक्यूड हो चुका है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप शो करोगे तो यहाँ पर रेट इनकम साइड में आपको शो हो गया, ठीक है, 31 मार्च को। अब जब आपका पेमेंट ड्यू होगा, तो वो पेमेंट क्या होगा, तो मान लो कि अगले साल को 1 तारीख को, 2 तारीख को, जब भी पेमेंट हो, तो पेमेंट ड्यू कैसे होगा, पेमेंट ड्यू कैसे होगा, रजिस्टर ऑप्शन में आपको एंट्री करनी होगी, किस प्रकार से करनी होगी देखना, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको अक्यूड इंटरेस्ट, अक्यूड रेंट मिल रहा है, आपको क्या प्राप्त है, अक्यूड रेंट प्राप्त हो रहा है। अक्यूड रेंट को आपको क्रेडिट करने से 12,000 रुपए से, और किसको करना है, अब 12,000 से मैं यहाँ पर देखो 0 0 हो गया, जिस डेट को आपको प्राप्त हो तब भी ये एंट्री करनी है, ठीक है। और यहाँ पर कैश या बैंक से, जिस मेथड से आपको प्राप्त हो उस मेथड से आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करा दोगे, वो होगा अगर आने वाले टाइम में जब आपको प्राप्त होगा। तो क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको ये क्लोजिंग समझ में आएगी, ठीक है। चलते हैं अगले, ये हो गया, ठीक है। तो रिसीव करेंगे तो इस प्रकार से रिसीव करेंगे, और पेमेंट ड्यू होगा तो इस प्रकार से ड्यू रहेगा, ठीक है। अब होता है प्रोविजन फॉर अन इनकम, ऐसी इनकम जो हमें अभी तक क्या हुई है,
जनरेट ही नहीं हुए, ऐसी इनकम जिसके हम हकदार नहीं है फिर भी हमें आपको मिल चुकी है। ठीक है, ऐसी इनकम जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुई लेकिन आपको मिल चुकी है, जो भी एडवांस में मिलता हो वो सभी इनकम इसमें शामिल की जाती है। जैसे आपकी इनकम जब रिसीव होती है, ठीक है, मान लो कि एडवांस में कुछ भी रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। ठीक है, मान लो कि हम वही रेंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फिर कोई भी ले लेते हैं, सैलरी एडवांस, फिर या फिर कोई भी वर्क है, बिल्डिंग रेंट है एडवांस मिल गया, या फिर कोई भी एडवांस मिलता है तो उसको सभी शामिल करते हैं। अब मान लो कि मुझे मार्च मार्च मंथ का किराया तो मिला ही मिला उनकी पार्टी से। ठीक है, अब मान लो कि मार्च में ही मुझे अप्रैल का किराया भी मिल जाए, तो मार्च में मुझे अप्रैल का किराया भी मिल रहा है तो वो बुक्स में दिखाना होगा। ठीक है, वो बुक्स में दिखाना होगा क्योंकि हमने मार्च मंथ का किराया तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसको क्या करना, उसके बदले उसको सेवा देनी पड़ेगी, तो सेवा देने के लिए हमें उसको बुक्स में दिखाना पड़ेगा। तो बुक्स में जब दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम 31 मार्च को इस एंट्री को प्रमोट करेंगे। ठीक है, मान लो 31 मार्च को कोई आपको एडवांस प्राप्त होता है तो रिसीट वाउचर में आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जैसे मैं एडवांस रेंट को क्रेडिट कर दूंगा, किस नाम से, करंट लायबिलिटीज के नाम से करूंगा। करंट लायबिलिटीज इसलिए लिया है क्योंकि मैंने एडवांस तो प्राप्त कर लिया है लेकिन उसके बदले मैंने उसको सेवा दी नहीं है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व तो बनता है कि मैंने जो एडवांस प्राप्त किया उसके बदले में उसको सेवा प्रोवाइड कराऊं। तो इसलिए मैंने इसको करंट लायबिलिटीज में अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं जैसे इसको एक्सेप्ट कर दूंगा, कितने का प्राप्त हुआ, मान लो कि 15,000 रुपये मुझे एडवांस प्राप्त हुआ, हम एजुकेशन पर्पज से एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस रेंट किस में प्राप्त हुआ, मान लो कैश में प्राप्त हुआ, कैश में शो कर दूंगा। अब आपको ये कहाँ पे सीखा शो होगा, आपको ये बैलेंस शीट में शो होगा। तो बैलेंस शीट में आप जैसे जाओगे, अल्ट्रा F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखोगे आप कि आपको करंट लायबिलिटीज में एडवांस रेंट के नाम से 15,000 रुपये शो हो रहे हैं। ये आपकी लायबिलिटीज बन गई है कि आपको ये भुगतान करना। ठीक है, इस प्रकार से जब आप इसका पेमेंट का सर्विस कर दोगे, यानी कि इसकी सर्विस संपूर्ण कर दोगे, या फिर जब आप इस रेंट की सर्विस पूरी दे दोगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर F7 जनरल वाउचर में जाके हमें इसको शो करना होगा, अपने बुक्स में शो करना होगा। तो यहाँ पर एडवांस को तो क्या करेंगे, ठीक है, मान लो कि 15,000 से, तो 15,000 को जब हम इसको सर्विस कंप्लीट कर चुके होंगे इनकी, तो 15,000 को क्रेडिट कर देंगे। और ये अपना जो रेंट है ये या कोई सर्विस है तो उसको सर्विस में अपने को दिखा देना होगा। जैसे कि रेंट है तो रेंट में मैं यहाँ पर शो कर दूंगा। ठीक है, ये जो सर्विस है, कोई भी किसी भी चीज के लिए आपको एडवांस मिला है तो उसका एडजस्टमेंट करने के लिए आपको उस डेट को अब 7 जनरल वाउचर में ये ट्रांजेक्शन पास करना होगा, जिससे कि अपना जो लायबिलिटीज का बैलेंस हो जीरो जीरो हो जाएगा और अपनी इनकम में वो ऐड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये एंट्री हमें तब करनी है जब वो सर्विस हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट एसेट करंट वैल्यू। हम मान लो कि आपने किसी वस्तु का क्या खरीदा, 10,000 रुपये में खरीदा, यानी कि आज के समय में उस वस्तु की कितनी कीमत है वो हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है, यानी कि आपको एसेट्स की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो वो कैसे ज्ञात करनी होगी, तो मान लो कि आपने 10,000 रुपये का कोई मोबाइल खरीदा। ठीक है, आपने 1 अप्रैल को खरीदा मान लो, ठीक है, स्टार्टिंग बिजनेस की स्टार्टिंग में आपने खरीदा, तो अभी मान लो कि 31 मार्च हो गई। ठीक है, 31 मार्च हो गई, तो आपके 31 मार्च को उसकी प्राइस कितनी है, उसको क्लोजिंग प्राइस कितनी है वो हमें बिजनेस में दिखानी होगी। तो मान लो कि आपने कोई मोबाइल खरीदा, 1 तारीख को खरीदा, फिर 1 साल यूज के बाद में क्या आप उसको 10,000 रुपये में सेल कर पाओगे, रीसेल नहीं कर पाओगे। आपका उसका पेमेंट होगा वो 8,000, 6,000 या फिर 7,000, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके मध्य जो अंतर है, मान लो कि उसकी वैल्यू 6,000 है, लगभग 4,000 रुपये का डाउन हो गया है पेमेंट। ठीक है, आपने 10 में खरीदा था लेकिन अभी आप अगर सेल आउट पे जाओगे तो 4,000 उसकी वैल्यू है। तो बिजनेस में हर एक सिस्टम, हर एक असेट्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अब मान लो कि आपने कोई कंप्यूटर बिजनेस में परचेज कर रखा है, तो आपका उस कंप्यूटर की यूजफुल लाइफ आपको दी हुई होगी कि आप किसी भी मशीन को बिजनेस में 5 साल ही यूज कर सकते हो, 5 साल बाद में वो क्या हो गया, यूजेबल नहीं रहेगा। यूजेबल क्यों नहीं रहेगा, कि आप अपने 5 साल पुराना मोबाइल ही देख लो, कि आपका 5 साल पुराना मोबाइल देख लो, आप उसको यूज करो, तो आप उसको यूज तो करोगे लेकिन वो यूज प्रॉपर नहीं होगा। आप एक बार क्लिक करोगे,
वो क्लिक का रिस्पॉन्स आपको 10 से 15 मिनट बाद में देगा या फिर कुछ रुक के देगा, जिससे क्या होता है बिजनेस में ऐसी वस्तुओं को नहीं रखा जाता है। ठीक है, कि मान लो कि आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो आपको कुछ समय बाद में रिस्पॉन्स दे, तो उस समय आपका जो ग्राहक है, मान लो कि आपको ग्राहक को कोई इनवॉइस जनरेट करना है, तुरंत करके देना है, लेकिन आपका सिस्टम ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप कैसे कर पाओगे? तो ऐसी चीजों को बिजनेस में नहीं रखा जाता है। तो उनकी यूजफुल लाइफ 5 वर्ष अधिकतम मशीनों की रखी जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो 5 साल में इसका कितना कितना ऑफ होता है वो बिजनेस में दिखाना होता है। कि मान लो कि आपने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल पर उसको हार्स चार्ज किया जाता है, उस पर हार्स चार्ज किया जाता है, तो उसके लिए परसेंटेज रेट डिसाइड होती है, पहले से ही परसेंटेज रेट डिसाइड होती है कि इतना हार्स चार्ज किया जाएगा। उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ना होगा। अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना आता है तो अच्छी बात है, आप उसको निकाल के इस इंटू की तरह शो कर सकते हैं। अगर नहीं निकालना आता है तो मुझे कमेंट करिए, हम डेप्रिसिएशन चार्ज के लिए भी अलग से वीडियो ले आएंगे। ठीक है, लेकिन आज ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो कि मोबाइल है 10,000 रुपये में खरीदा, हर साल मान लो कि 2,000 रुपये इसका हार्स चार्ज होता है, यानी कि इसका हार्स 2,000 रुपये से चार्ज किया जाता है। तो 2,000 रुपये हमें कम करके दिखाना है कि इस साल का हमने 2,000 रुपये का मोबाइल यूज कर लिया है, तो यहाँ पर हमें दिखाना होगा। तो जब परचेज करते हैं हम एसेट्स, तो नॉर्मल एंट्री करते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैशे बैंक, या फिर असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैशे बैंक। जैसे मेरे बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ असेट्स परचेज किए हैं। ठीक है, मैंने कुछ असेट्स परचेज किए, जैसे कि मैंने यहाँ पर मोबाइल परचेज किया 8,000 रुपये का। ठीक है, तो 8,000 रुपये में जैसे मैंने अप्रैल में परचेज किया था, तो इसकी एंट्री क्या थी? मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि मोबाइल तो हमारे पास आया तो उसको डेबिट किया, कैश गया तो हमको क्रेडिट किया, इस प्रकार से किया। अब मान लो कि 8,000 रुपये का मैंने परचेज किया। ठीक है, अभी 8,000 रुपये का परचेज किया, अब पर ईयर कितना डाउन होगा? ठीक है, तो 8,000 भाग 5, यानी कि मान लो कि लगभग 1,600 के करीब इसका पर ईयर डाउन होगा, यानी कि ऑफ होगा, राइट ऑफ होगा 1,500 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1,500 से इसको राइट ऑफ करूंगा, तो इसके लिए मैं एक एंट्री पास करूंगा जनरल वाउचर में। तो यहाँ पर मैं जनरल वाउचर में आ जाऊंगा और यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करूंगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को बोलते हैं मूल्य ह्रास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के नाम से लूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन हमारा मूल्य ह्रास हमेशा खर्चा होता है, क्योंकि हमने उसका यूज किया है, एक्सपेंस किया है। उसको कोई भी कंप्यूटर हो तो उसका मैंने यूज किया, तो वही तो दिखाना होता है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हुए एसेट करवाएंगे। ठीक है, मान लो कि आपने मोबाइल 8,000 रुपये में खरीदा, पर ईयर या फिर पर ईयर 1,500 रुपये का उसका खपत होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दूंगा और अपने मोबाइल को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार सभी असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाया होता है। कंप्यूटर, मोबाइल, फर्नीचर जो भी आपका है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब मैं बैलेंस शीट में देखूंगा अपना मोबाइल, तो मोबाइल कितना हो गया? 6,500 का हो गया। ठीक है, और उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन के रूप में दिखा रहा है 1,500 रुपये। इस प्रकार से हम सभी एसेट्स पर मूल्य ह्रास चार्ज करेंगे। ठीक है, मैंने एक का ही कैलकुलेट किया है। ठीक है, इस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी प्रोविजन फॉर ड्रॉइंग्स। प्रोविजन फॉर ड्रॉइंग्स यानी कि ड्रॉइंग्स क्या होता है? पर्सनल यूज। आप बिजनेस में कोई भी सामग्री पर्सनल यूज के लिए निकालते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं होता, उसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको पर्सनली उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स को हिंदी में बोले आहरण। तो आहरण की हमें क्या करना होता है? एडजस्टमेंट करना होता है। वो खुद के खर्चे के लिए निकाला जाता है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट करना होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम आहरण करते हैं, जब हम अपने बिजनेस से आहरण करते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे मैंने बिजनेस में आहरण करता है, तो बिजनेस हमें पेमेंट करता है। मान लो कि मैंने पर्सनल यूज के लिए यहाँ पर ड्राइंग्स किया था। ड्राइंग्स का अंडर होता है कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल अकाउंट इसलिए रखा जाता है इसका, क्योंकि हम बिजनेस से जो भी अमाउंट निकालते हैं वो अपनी कैपिटल से ही कम होता है। कि मान लो कि आप कोई भी बिजनेस 5 लाख रुपए से स्टार्ट करते हो, अब अपने पर्सनल यूज के लिए वहां से पैसा निकालते हो, तो ये तो है नहीं कि वहां पे ऑटोमेटिक अमाउंट धन वर्षा होगी। ठीक है, या फिर आपने अपने बिजनेस में धनलक्ष्मी वर्षा यंत्र लगा दिया, तो जिससे कि हमारा धन की वर्षा हो रही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है,
आपने जो पेमेंट लगाया उसी में आपको बिजनेस क्या करेगा, रीपेमेंट करेगा। ठीक है, जो बिजनेस को दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट किएगा। ठीक है, तो ड्रॉइंग से हम निकालेंगे तो अपने जो 5 लाख लगाए ना उसी में से कम होते रहेंगे। जैसे ये मान लो कि आपने कहीं पे, मान लो कि आपने 100 चॉकलेट कहीं पे रखी, आप रोज एक एक करके खा रहे हो तो उसमें कम तो होगी ना। तो सेम वही है कि आपने 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई, अब आप पर्सनल यूज के लिए उसको निखारे तो वो कम तो होंगे ना, तो कहां से होंगे कम, आपने जितने लगाए उन्हीं में से तो होंगे। इसलिए हम ड्रॉइंग को कैपिटल में रखेंगे। ठीक है, अब मैंने ड्रॉइंग्स को जब हायर करते हैं तो ड्रॉइंग्स का बिजनेस पेमेंट करता है तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं। मान लो कि मैंने 15,000 रुपये सेल्फ के खर्चे के लिए बिजनेस में पूरे साल में ड्रॉइंग्स किया है, पूरे साल में 15,000 रुपये मैंने खुद के खर्चे के लिए निकाले हैं। ठीक है, जिसका बिजनेस में कोई रोल नहीं है तो हमें दिखाना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट में आप देखो कि 15,000 रुपये आपने जो बिजनेस स्टार्ट करते समय जितना अमाउंट लगाया था उसमें से कम करा। लगभग मैंने 2.5 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया था, 2.5 करोड़ का, तो उसमें से 15,000 रुपये मुझे कम करके दिखाने होंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट करना होगा इस 15,000 रुपये का। ठीक है, ड्रॉइंग्स तो कर दिया, तो नॉर्मल एंट्री अपनी है कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जब हम निकालते हैं विड्रॉ करते हैं अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। अब इसका एडजस्टमेंट करना हो, एडजस्टमेंट करेंगे तो किस करेंगे, कैपिटल से करेंगे, क्योंकि हमारे कैपिटल से तो कम होगा, जो कैपिटल लेके हैं उसी से तो कम होगा, तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे वो कैपिटल अकाउंट से करेंगे। तो मैं यहाँ पर एंट्री करके दिखा देता हूँ, तो ये हमेशा F7 में होगी, एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा F7 में होगी। यहाँ पर मुझे ड्रॉइंग्स को कैपिटल को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो कितना ड्रॉइंग्स किया आपको बैलेंस शीट में देखना होगा वहां से, और यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे मैंने टोटल 15,000 रुपये का ड्रॉइंग्स किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉइंग्स को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि ड्रॉइंग्स का अमाउंट 0 0 हो जाएगा, यानी कि वो कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस शीट में इफेक्ट करेगा। तो अब हम बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट आपको क्लियर हो जाएगी, आपका जो ड्रॉइंग्स है वो हट चुका है, यानी कि आपकी बैलेंस शीट भी बन रही है, यानी कि ये जितने भी एडजस्टमेंट कर रही है उससे बैलेंस शीट आपकी क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है, फाइनल बैलेंस शीट। ठीक है, वो एक साल का प्रॉपर चिट्ठा आपको शो करेगी। ठीक है, ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन होता है, जो एडजस्टमेंट होता है वो कौन सा होता है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर आपका बिजनेस स्टॉक बेस है, आपका परचेज सेलिंग होती है बिजनेस में, तो उसमें क्लोजिंग करनी होती है आपको स्टॉक। ठीक है, कि मान लो कि आपने 50 लाख का पूरे ईयर में क्या करवाया, आपने आपने 50 लाख रुपए का पूरे ईयर में आपने स्टॉक डाला। ठीक है, उसमें से आपने 49 लाख 49 लाख तक का स्टॉक है वो सेल कर दिया। ठीक है, 50 लाख का आपने स्टॉक परचेज किया था, उसमें से 49 लाख का आपने सेल्स कर दिया, 1 लाख का आपको प्रोडक्ट बच गया है। तो आपको उसको क्या करना होगा, दिखाना होगा। लगभग 1 लाख रुपए का आपका बिजनेस में बच गया तो वो आपको दिखाना होगा। क्लियर है, तो वो आपको दिखाना होगा लगभग 1 लाख का, या फिर 10,000 रुपए का, या फिर कितने का भी आपका जो स्टॉक बचा उसको आप क्लोजिंग करके दिखाना होगा, क्योंकि उसका आपको बेचना बाकी है, उसका भी अमाउंट आना बाकी है, वो भी अपना कुछ ना कुछ रेवेन्यू देख के जाएगा, तो उसको हम क्लोज करके दिखाएंगे, क्योंकि वो भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा। तो हम क्लोजिंग करेंगे स्टॉक की। तो यहाँ पर देखो अपना क्लोज स्टॉक करना, तो स्टॉक को हम क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे हम 7 में, क्लोज CD बैलेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ले लूंगा करंट एसेट्स, क्योंकि ये अपना करंट एसेट्स है, सेल्स करेंगे तो हमें अमाउंट देगा, तो ये करंट एसेट्स में रखा जाता है। जैसे कि मान लो कि मेरा स्टॉक है वो 27,000 रुपए का है। ठीक है, और इसको मैं करूंगा, मेरा जो स्टॉक होता है जो भी मेरे पास फर्नीचर वगैरह, उसको मैं क्या करूंगा, CR करूंगा। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में कंप्यूटर सेल्स का करता हूँ, तो मेरे पास या फिर कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसका मैं रखूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, बिजनेस में अपना स्टॉक है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जिसको हम सेल्स करने के उद्देश्य से करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि कंप्यूटर है वो 27,000 रुपए का मेरे पास था, जिसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब अगले साल जब भी आपका ईयर चेंज होगा तो वहां पर आपको ये रीओपन करना होता है। तो रीओपन करने के लिए आपको कंप्यूटर को क्या करना होगा, कंप्यूटर फॉर सेल्स को 27,000 से
डेबिट करना होगा और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका स्टॉक है वो फिर से अगले साल में 1 अप्रैल को ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये एंट्री परफॉर्म करनी है। ठीक है, इससे बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे कि आपका बैलेंस शीट है वो यहाँ पर स्टॉक दिखा रहा है, वो कितना दिखा रहा है, 27,000 रुपये। ठीक है, और अपने एक्सपेंसेस में भी क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा आपको, कितना दिखाएगा, आपको 27,000 रुपये का यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार हम स्टॉक को क्लोज करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एक साल 31 मार्च को क्लोज होगा और 1 अप्रैल को ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इतनी प्रक्रिया करने के बाद में हमारे पास जो बचता है वो एक्चुअली क्या होता है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इसमें से कुछ होगा। जो भी बचेगा वो तो या आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट करके हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस होगा तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल को इसलिए करेंगे कि जो लॉस हुआ बिजनेस में उसकी भरपाई कहां से होगी, पूंजी से तो होगी। हमारे पास जो पूंजी है उसमें से कम करके दिखाना होगा। अगर आपके पास अदर कोई रिजर्व है, अगर बिजनेस में अलग से कोई बचत पड़ी है तो आप उससे भी कर सकते हो, जिसको जनरल रिजर्व या रिजर्व सरप्लस भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अपना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ वो हम किसमें देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता करेंगे। यहाँ पर अल्ट्रा फंड करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ है 1,09,500 रुपये। तो इस 1,09,500 रुपये का प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर वाउचर्स में जाऊंगा, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की दशा में आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा, उसको आपको डेबिट करना 1,09,500 रुपये से। ठीक है, अब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 0 0 दिखा दिया, यानी कि आपका प्रॉफिट है वो एडजस्टमेंट है। अब आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, इसका बैलेंस है आपको स्वामी को देना। अगर एकल एकल स्वामित्व वाली कंपनी है तो वो अपना कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कंपनी की कोई टर्म एंड कंडीशन है तो जनरल लीजर में ट्रांसफर हो जाएगा, या पार्टनर है तो हाफ हाफ बट जाएगा। इस प्रकार से एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। तो अपना जो कैपिटल है वो कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर लिया। इस प्रकार से हम अपने फाइनल बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तो बैलेंस शीट हमें ये दिखाएगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या हो गया, यहाँ पर दिखा रहा 1,09,500 से, वो हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, ट्रांसफर हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इसलिए ये लेस हो जाएगा और अपने कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपना P&L प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट शो करता रहेगा 1,09,500 रुपये। इस प्रकार से आप अपने फाइनल अकाउंट्स क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो अच्छी तरीके से, बिना कोई रुकावट के। कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं है। आप ऑल टाइप बिजनेस, कोई भी प्रकार का बिजनेस हो, ऑफिशियल वर्क हो, स्टॉक से संबंधित वर्क हो, या फिर कैसा भी बिजनेस, उन सभी में यही एडजस्टमेंट होगी, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे भी हम इसी प्रकार से नॉलेज वाले वीडियो देखते रहेंगे। आज के लिए